ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सत्ता के संग्राम में। हम लगातार आज चुनाव से संबंधित अपडेट दे रहे हैं और अब इस खंड में आपको हम बता रहे हैं झारखंड विधानसभा की शेष बची हॉट सीटों के बारे में। आकलन करेंगे अपने मेहमानों के साथ, विशेषज्ञों के साथ और नेताओं के साथ ही साथ ताजा अपडेट जो भी अब तक हमारे पास पहुंचेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि जो दूसरे फेज का मतदान चल रहा है, शाम 5 बजे तक चलेगा झारखंड में। माफ कीजिएगा, 5 तो बज चुके हैं। अब मतदान की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मतदान तब तक जारी रहेगा जब तक आप 5 बजे से पहले अगर मतदान केंद्र के अंदर पहुंच गए हैं, तो जब तक आपका मतदान नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए, झारखंड की 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, अभी तो मतदान 5 बजे खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो केंद्र के अंदर हैं उनका मतदान हो रहा है। तो इन 10 सीटों की जहां तक बात हम कर रहे थे कि कुछ हॉट सीटें हैं इस 38 सीटों में, उनमें कुछ पे चर्चा हो चुकी है। शेष जो बची हुई सीटें हैं हम जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। जामताड़ा ये विधानसभा है, हॉट सीट है। इसमें सीता सोरेन बीजेपी से चुनाव मैदान में है और कांग्रेस से हैं इरफान अंसारी। दोनों के बीच टक्कर है। इरफान अंसारी कांग्रेस से 2019 में जीत दर्ज किए थे और बीजेपी के वीरेंद्र मंडल को इन्होंने हराया था। आज हम इन सीटों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्द ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे जुड़ेंगे हम आपसे उनका परिचय कराएंगे। जामताड़ा विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, हेमंत सोरेन की भाभी, लोकसभा में दुमका सीट से ये हारी हैं। अब सीता सोरेन चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के इरफान अंसारी 2 बार के विधायक हैं। हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में इरफान अंसारी ने बीजेपी के वीरेंद्र मंडल को हराया था। अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यहां पर यह है कि फिर वही बात आ गई। हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी, उनके भाई बसंत सोरेन, अब उनकी भाभी सीता सोरेन। लगातार परिवार में ये सीटें हैं। कांग्रेस के इरफान अंसारी, चूंकि अब ये कहा जा सकता है ये बीजेपी से चुनाव मैदान में आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं आई हैं, तो कम से कम रिकॉर्ड तो देखना चाहिए था उसी परिवार से हैं। चाहे बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, क्या सभी लोग सोरेन परिवार से ही आएंगे क्या? आप लोगों ने भी परहेज नहीं किया, क्यों? आप लोगों का आपका कहना देवेंद्र जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार को बढ़ावा नहीं देती, परिवारवादियों को बढ़ावा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बढ़ावा देती है। और सोरेन परिवार का वैसे तो देखा जाए बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्योंकि जो सीता सोरेन जी हैं, सीता सोरेन जी के हस्बैंड आज दुनिया में नहीं है, वो अपने परिवार में उनके साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही थी, उनके साथ उनको निग्लेक्ट किया जा रहा था। तो उनको बराबरी पर लाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति जो अपने आप को कमजोर असहाय समझता है उसके साथ खड़ी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को टिकट देकर वहां से उनकी बराबर पिलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा कभी नहीं देती, न देगी। परिवारवाद को बढ़ावा वो दे रहे हैं कि उनका पूरा परिवार उनकी पार्टी से लड़ रहा है, बाकी लोग कहां से लड़ेंगे? और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जिनको उन्होंने छांट दिया, जिनको उन्होंने नहीं दिया उसे आपने दे दिया, यानी कि पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं से आ जाए। चलिए ठीक है, आप परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो जो पावर में जो होता है, नहीं पावर में जो होता है ना, तो उसके परिवार के लोगों पर जो या तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, या कुछ कर रहे, दबे कुंठित है, तो उनको भी तो हमें मदद करनी है कि वो उस दबाव से बाहर निकले, अपने आप को भी खुली सांस में महसूस करें और गलत के सामने खड़े होकर कहें कि हाँ ये गलत थे, इन्होंने हमारे साथ गलत किया। तर्क आपका बढ़िया है। उपेक्षा की शिकार थी सीता सोरेन, तो आपने अपने पार्टी से टिकट दे दिया। हम आना चाहेंगे प्रमोद गोस्वामी जी के पास। राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबा अनुभव है और बहुत सम्मान करते हैं हम दिल से आपका। प्रमोद गोस्वामी जी, उपेक्षा की शिकार थी सीता सोरेन, उन्हें परिवार के लोग निगलेक्ट कर रहे थे, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया कि वो भी बराबर हो जाएं। हरेंद्र विक्रम जी तो यही कह रहे हैं, यही बात है या इसके पीछे कोई और बात है? देखिए, हरेंद्र जी बात तो ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो असहाय लोगों की जो उपेक्षित हैं उनकी सबकी परवाह करती है। ये भी सच है, चाल चरित्र और चलन पर चलती भी है, बात भी ठीक है। लेकिन एक चीज हमारी समझ में नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सहाय को जिसकी उपेक्षा हो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि कह रहे हैं, ये तो खड़ी हुई और उसने बजाय इसके कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक असहाय के लिए खड़ी हो गई, हार जीत की बगैर परवाह किए। एक मेरा छोटे से मेरे मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि इस देश के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवक भी असहाय हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था 14 से लेके और अब 24 हो गई है, और गरीब वो बेचारा अभी भी झोपड़पट्टी में रहने को विवश है, वो भी असहाय है। महंगाई से गरीब मध्यम ये सब असहाय और वो हो रहे हैं। क्या ये असहाय नहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? इसको नहीं समझती है। देखिए, ये राजनीति का अब चलन जो है वो अपनी बातों को अपने गिरेबा में न झांकना, दूसरे के गिरेबा में झांकने की जो राजनीति शुरू हो गई है, जो जाति की राजनीति, मतलब इसकी भरपूर जो है वो विरोध करते रहते सभी राजनीति। तो मैं एक पर्टिकुलर की बात कह रहा हूँ, जिसको मैंने हरेंद्र जी को असहाय और उपेक्षा की ये 2-3 उदाहरण दिए कि ये भी असहाय है, ये भी उपेक्षित है, पिछले 10 वर्ष से उपेक्षित है, वादों के बाद उपेक्षित है, असहाय है। तो ये इस पर भी थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जन सरोकारों से जुड़े हुए उपेक्षित है। और जो सीता सोरेन को टिकट दिया गया उपेक्षित तो वो भी है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन वो राजनीतिक स्वार्थ के चलते असहाय आप महसूस करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपेक्षा समझते हैं। ये जो राजनीति में दोहरे मापदंडों का चला गया है, इसलिए राजनीतिकों की विशेषता भी असहाय हो गई है। जी, राजनीति भी असहाय हो गई है। बहुत गंभीर बात प्रमोद गोस्वामी जी ने कही है। अगर आपको कुछ कहना है हरेंद्र विक्रम जी तो आप कह सकते हैं। जी, अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय गोस्वामी जी हमसे बहुत उम्र में भी, अनुभव में भी और बुद्धि में भी हर मामले में हमसे आगे है और राजनीतिक विश्लेषक है, तो सही आपने उनके पास है।
बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि 70 साल का जो गड्ढे हैं वो 10 साल में नहीं भरे जा सकते। लेकिन हाँ, आपने उसके आंकड़े भी आपके पास होंगे कि पहले की अपेक्षा अब बेहतर रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, बेहतर विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार में कमी आई है। रोजगार देखिए ऐसा है सर, नौकरी तो सबको कोई कभी भी नहीं दे सकता। जिस रेशियो से आबादी बढ़ रही है उस रेशियो से नौकरियां नहीं बढ़ सकती बल्कि कम हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम चल रहा है। पहले बैंकों में आदमी काम करते थे, अब कंप्यूटर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग और जिस तरह से आबादी, आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, आप अन्यथा नहीं लेना। अभी कोरोना काल में एक बस्ती में हमारा जाना हुआ, मुस्लिम थी, तो वहां पर विधायक जी के साथ हम थे, तो उनकी मदद करने के लिए गए थे। कुछ महिलाओं बच्चों ने घेर लिया, तो एक महिला ज्यादा से ज्यादा 42 साल की रही होगी और 5 बच्चे उसके बगल में, 1 साल के होगा पूरा, एक गोदी में था। तो वो आवास मांग रही थी, तब तक दूसरी महिला बोली कि अभी तो आवास मिला था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास किया गया हर व्यक्ति अपने आवास में रहे। तो वो बोली नहीं, उसने तलाक दे दिया हमें। तो अब मैं उस समय सोचने पर बाध्य हो गया कि जी एक महिला है जिसको 5 बगल में खड़े, एक गोदी में है, और 15 साल बाद जी तब आवास के हकदार होंगे। ऐसी हजारों महिलाएं हैं। तो प्रति वर्ष कोई इतने आवास भी नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जो विकास की उसमें सबसे बड़ी बाधा है। यदि मोदी जी कितना भी प्रयास कर लें कि सबको आवास दे लें, हर साल वो पूर्ति करेंगे, अगले साल फिर 1 करोड़ आवास चाहिए। उसी तरह से रोजगार क्या है कि आपने क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। हमने देखा इस वर्ग के लोग हाई स्कूल भी नहीं पढ़े हैं, उन्हें हस्ताक्षर करना अकेला आता है और नौकरी चाहिए, तो बेरोजगारी कभी खत्म नहीं हो पाएगी। हम क्षमा चाहेंगे आदरणीय गोस्वामी जी से यदि हम गलत हों तो, लेकिन हमने जो सही लगा वो हमने आपको बताया। चलिए ठीक है, गोस्वामी जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब एक और जो हॉट सीट है उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें। ये सीट है धनवार सीट, जहां पर बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी और भाकपा माले ने राजकुमार यादव को और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निजामुद्दीन अंसारी को मैदान में उतारा है। ये इन तीनों के बीच टक्कर है। बीजेपी से बाबूलाल मरांडी, भाकपा माले से राजकुमार यादव और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी। अगर 2019 की बात करें तो बाबूलाल मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे और लक्ष्मण प्रसाद सिंह बीजेपी से चुनाव हारे थे। अगर दूसरा ग्राफिक्स हम चलाएं तो ये बाबूलाल मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा से और लक्ष्मण प्रसाद सिंह बीजेपी से यहां पर हारे थे। 2019 की बात है। माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में बीजेपी से बाबूलाल मरांडी थे और लक्ष्मण प्रसाद जी यहां से हारे थे। बाबूलाल मरांडी बीजेपी से एक बार फिर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी हैं। अब देखना पड़ेगा कि अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बाबूलाल मरांडी हालांकि एक बार भाजपा से अलग होकर 2006 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम से अपनी पार्टी बना चुके हैं और भाजपा में अब 2020 में इन्होंने भाजपा में विलय कर लिया है। यानी कि झारखंड
जो 2019 में झारखंड चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर धनवार सीट से भाजपा के लक्ष्मण सिंह को शिकस्त दी थी, यानी कि बाबूलाल मरांडी इस समय बीजेपी में आ गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी हैं चुनाव मैदान। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी तो हैं ही हैं, साथ ही साथ अनिल सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। अपने मेहमानों के साथ के पास चलते हैं। अब बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, निजामुद्दीन अंसारी जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। क्या लगता है, भाजपा से निकले, अलग पार्टी बनाई, 2020 में विलय कर लिया, अब भाकपा माले और झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये कितना टक्कर दे पाएंगे? अपनी पुरानी साख यानी अपने ही साख पर इन्होंने 2019 में बीजेपी को हराया था, तो क्या इसीलिए इनको ये टिकट दिया गया है कि ये अपनी जगह पर बरकरार रहें, कोई टक्कर ना दे पाए? क्या यही गणित है हरेंद्र जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है अच्छे लोगों को ढूंढ कर एक मंच पर लाना, जो दबी कुचली शोषित हो, सामाजिक हो, सेवा भाव हो और हर वर्ग के लोगों, हर संप्रदाय के लोगों। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को ढूंढा, इसमें कोई गलत काम नहीं है। वो जब अपनी पार्टी से जीत के आए हैं और अच्छे विचारधारा रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भाई कोई भी लड़ाई, किसी को भी लड़ाई। बिल्कुल सही बात है। और एक गणित ये भी कहता है कि अगर वो जीत रहे हैं तो उन्हीं को जिताइए और उन्हीं पे अपना दांव खेलिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, निजामुद्दीन अंसारी जिससे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी हैं, क्या नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में पुनः चले गए, इनकी घर वापसी हो गई, एक सशक्त प्रत्याशी हैं इस सीट पर जिनका टक्कर देना आसान नहीं है? कितना टक्कर दे पाएंगे निजामुद्दीन अंसारी जी? जी, ये सवाल मुझसे है देवेंद्र जी? जी अनिल सिंह जी, आप ही से। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा मुझे विलंब हो गया कोई बात आपके लोकप्रिय चैनल पे जोड़ने में। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबूलाल मरांडी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और कोई भी चुनाव सरल नहीं होता। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी टक्कर का चुनाव है। कुछ उनके प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है। ये नेगेटिव पॉइंट है कि उन्होंने जितनी बार दल बदला और जितनी प्रकार की बातें की उसका भी फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है देवेंद्र जी कि मैं ये मानता हूं कि कौन किस दल से चुनाव लड़ रहा है, कितना बड़ा नेता है और उसकी छवि क्या है, और जिन लोग अभी उसको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं उन लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। अभी भाजपा के हमारे विद्वान प्रवक्ता साथी कह रहे थे हरेंद्र विक्रम जी कि ढूंढ ढूंढ कर भाजपा में लाना काम है और उसको चुनाव लड़ाना या बड़ा प्लेटफॉर्म देना काम। कांग्रेस से ज्यादा ढूंढते तो हैं जी। हाँ, वही तो मैं आपको कह रहा हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, ढूंढ के इन्होंने सीएम बना दिया। नवीन जिंदल को प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भ्रष्ट है, भाजपा में गए, अगले दिन राज्यसभा का टिकट। अशोक चौहान भ्रष्ट थे, बीजेपी ज्वाइन की, अगले दिन साफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजीत पवार तो कई हजार करोड़ का सबसे भ्रष्ट आदमी था राजनीति में। ये मैं हरेंद्र विक्रम जी बस नहीं कह रहे थे, प्रमोद गोस्वामी जी भी नहीं कह रहे थे, ये तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे। और आज तो ये ढूंढ ढूंढ के वाला जो बात इन्होंने कही हरेंद्र विक्रम जी को, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भारतीय लोकतंत्र में ढूंढ ढूंढ के नेताओं को लाना, कई दलों को समाप्त कर देना, कई दलों को विखंडित कर देना, कई दलों के खाते सीज कर देना, ये उपलब्धि तो निश्चित रूप से इंडियन डेमोक्रेसी में 1947 के बाद से 2014 से जो दौर चालू हुआ वो अद्भुत था।
देखिए राजनीति बहुत, मैं खुद राजनीति का एक हिस्सा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये एक बहुत दूषित होती जा रही है लगातार। लेकिन इस कदर प्रदूषण होगा, अनुमान से कई गुना ज्यादा, तो हर क्षेत्र में लगातार कलयुग का प्रभाव है, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, कि विषमताएं और दूषित शक्तियां एक्टिव हो रही हैं। लेकिन इस कदर ऐसा हो जाएगा मंजर, ये हम सब कोई नहीं सोचे थे। एक जमाना था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ऐसा गाते थे और उन गायकों को अवार्ड मिलता था। और अब किसी आप हिंसा को दिखा दीजिए, किसी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ अच्छा दिखा दीजिए तो वो फिल्में टैक्स फ्री हो जाती हैं। साहब आपने बेमनस से अच्छा बढ़ाया, आपने फलाने धर्म को अच्छा गलत बताया। तो देखिए सवाल ये नहीं है कि हमारे ही घर के किसी सदस्य को हम गलत बताकर सफल हो गए, हम शायद ज्यादा सदस्यों की सहानुभूति भी बटोर लिए। सवाल ये है कि उस घर का हिस्सा हो चुका है वो, और उसको हम डोमिनेट कर रहे हैं, उसको हम कहना चाहिए मुख्य धारा में शामिल नहीं करना चाहते। तो क्या उस घर का विकास, उस देश का विकास संभव है? देवेंद्र जी, बाबूलाल मरांडी जी एक सिर्फ उदाहरण है कि वो किस दल में गए फिर किस तरह आए, ऐसे हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं कम से कम 300 से ऊपर नेताओं की एक दिन लिस्ट बना रहा था जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए और उसके बाद पाक साफ हो गए। बहुत कमाल की वॉशिंग मशीन है मोदी जी के और शाह जी के पास। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, अपने आराध्य से, कि ऐसी वॉशिंग मशीन किसी भी दल में ना रहे। जो भ्रष्ट हैं, जिनको हम भ्रष्ट कह दें, उनके खिलाफ जांच करें। ये नहीं कि उनके खिलाफ जांच खड़ी करें फिर हमारे साथ आ जाएं, फिर हम कहते हैं जांच बंद कर दो साहब, अब जांच पूरी हो गई। तो देखिए ये जनता के साथ इतना सुनियोजित छल है कि आप अपनी एजेंसियों का, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का, या कहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो व्यवस्था, जो कानून दिया है, उसका दुरुपयोग करें, या उसकी कमियों को पकड़कर सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब उसकी कमियों को पकड़कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें तो लोकतंत्र दूषित हो जाता है, आम जनमानस मारा जाता है, आम जनमानस से लूट का एक सिलसिला चालू हो जाता है। यही कारण है कि 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 तक और आज 255 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। आज 2-3 उद्योगपतियों का 24 लाख 26 लाख करोड़ माफ होता है और आम किसान फांसी लगाकर मर जाता है और एक खबर नहीं बनती। ये पीड़ा है देवेंद्र जी। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दोनों मेहमानों को आपने बड़े धैर्य से सुना। खैर, इन्होंने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि निजामुद्दीन अंसारी, बाबूलाल मरांडी, राजकुमार यादव, इसमें कौन ऐसा नेता है जो वास्तव में इस बार कुछ भारी दिख रहा है? किसका पलड़ा आपके आकलन के अनुसार? जी देवेंद्र जी, देखिए बाबूलाल मरांडी जी एक बड़े नेता हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रहे हैं तो वो हल्के तो नहीं है, उनका जनाधार भी है। ये बात अलग है जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वो आज यहाँ फिर बदली, या आप भी कह रहे हैं कि बदल के भाजपा से हटे, नया दल बनाया, फिर दल को भाजपा में शामिल किया, फिर उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए। तो जिसको खैर अब राजनीति का चलन हो गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब सारे राजनीतिक दलों का चाल चरित्र चरण बदल गया है। जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कलयुग है, हाँ तो कलयुग का भी अगर शास्त्र उसके साथ समझा जाए तो कलयुग का असर तो दिखाई दे रहा है। अब जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब तो चुनाव लोकतंत्र कहने को हो गया है, लेकिन लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, जो मूल है, उससे कोई लेना देना राजनीतिक दलों को नहीं है। सत्ता उनका उद्देश्य और ध्येय है। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो आपने मेन सवाल किया, निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी और मुझे लगता है कि जो वहाँ की स्थितियां हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के मरांडी साहब के बीच मुझे लगता है कि लड़ाई होगी, इन्हीं में से हार जीत होगी। लेकिन जो वहाँ के जातिगत समीकरण है, अब खाली वहीं के क्यों कहिए, अब तो पूरे देश में हर चीज
जात के आधार पर टिकट भी बंटते हैं, जात के आधार पर मुख्यमंत्री भी तय होता है, जात के आधार पर जो है पार्टी के अध्यक्ष भी बनते हैं। तो अब तो सारी चीजें जो समीकरण है उनके आधार पर ही, जातिगत समीकरणों के आधार पर होता है। अब जातिगत समीकरण क्या करवट लेंगे और वो कहाँ जाएंगे, और ये भी बात सही है कि हेमंत सोरेन साहब को जो अभी उनको गिरफ्तार किया गया, वो किया गया, उसकी उनको कितना नुकसान होगा या कितनी सिंपैथी मिलेगी, ये भी हेमंत सोरेन साहब का टेस्ट होगा कि ये जाने के बाद वहां की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, जनता का उन पर कितना भरोसा है, ये भी झारखंड के चुनाव ये तय करेंगे। और ये भी बात सामने आ जाएगी, वो चाहे सवाल में पर्टिकुलर हेमंत सोरेन या किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इस देश की जनता अब गलत है या सही है ये तो न्यायालय तय करेगी, लेकिन उसका अपना क्या निर्णय है कि वो गलत है कि नहीं है, जो जनमानस का निर्णय है वो भी ये चुनाव तय कर देंगे। इसमें न केवल मतलब बाबूलाल मरांडी जी का, क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री हैं, सोरेन साहब 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका भी प्रतिष्ठा दांव पर है, इनकी पूरी अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, और बाबूलाल मरांडी जी की भी अपनी निजी प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि वो चुनाव को कैसे जीतते हैं, क्या जनता उनके बारे में सोचती है। लेकिन ये जातिगत समीकरण यहाँ भी तय करेंगे कि बाबूलाल मरांडी जीतेंगे या निजामुद्दीन अंसारी जीतेंगे। जी, ये देखने वाली बात होगी। अब एक अगली और हॉट सीट की ओर रुख करते हैं, जो है सिल्ली विधानसभा सीट। यहाँ पर किनके किनके बीच टक्कर है, पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद पुनः अपने मेहमानों के पास आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित कुमार और आजसू से सुदेश महतो, यानी कि आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू से सुदेश महतो, ये 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुदेश महतो। और आजसू का बीजेपी के साथ गठबंधन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित कुमार पूर्व विधायक, ये चुनाव लड़ा। इन दोनों के बीच टक्कर है। अगर जो जनादेश देखें 2019 का, तो सुदेश महतो आजसू से चुनाव लड़े थे, विजयी हुए थे, और सीमा देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ी थी और हारी थी। यानी कि अगर जो दूसरे ग्राफिक्स पे नजर डालें तो यहां पर सुदेश महतो जीते हुए दिख रहे हैं, और सीमा देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आजसू का यानी कि आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का बीजेपी के साथ गठबंधन है और 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट सुदेश महतो आजसू से लड़ रहे हैं। अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, हरेंद्र विक्रम जी हमारे साथ मेहमान हैं, राजकुमार जी हैं, प्रमोद गोस्वामी जी हैं। तो हरेंद्र विक्रम जी, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे। सुदेश महतो यानी कि गठबंधन में भी जो आप लोगों ने कैलकुलेशन किया है, गठबंधन में है आप आजसू के साथ, और सुदेश महतो वहां के सिटिंग विधायक भी हैं, उन्हीं को पुनः आप लोगों ने समर्थन किया है। अमित कुमार झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, पूर्व विधायक हैं, सीट पर बने रहेंगे ऐसा आपका विश्वास है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि 2018 में सीमा देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ी थी, विजयी हुई थी। 2019 में सीमा देवी को इन्होंने हराया था। तो इस बार हार का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। क्यों नहीं करना पड़ेगा, हमें यह बताइए।
क्या गणित है आपका? मैदान में जब आते हैं तो कुछ लोग जीतते, कुछ लोग हारते भी हैं, और एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रभाव पड़ता है। हम मानते हैं कि विधायक है 100% नहीं कह सकते जीतेंगे, उसी तरह से 100% कोई नहीं कह सकता कि फिर से शिबू सोरेन की सरकार बनेगी। सरकार के विरोध में वातावरण बनता है, लेकिन क्योंकि एक कार्यशैली होती है, तो महतो जी की जो कार्यशैली है जगजाहिर है, सब लोग जानते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोकप्रिय जनप्रिय नेता है, तो इसके कारण से हमें लगता है वो जीतेंगे। आपको लगता है जीतेंगे। राजकुमार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सुदेश महतो 2 बार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछली बार के सिटिंग विधायक भी हैं, और इनके सामने पूर्व विधायक अमित कुमार जी को आपने लड़ा दिया है, आपके सहयोगी ने लड़ा दिया है, माफ कीजिएगा राजकुमार जी, शायद राजकुमार जी अपने सीट पे नहीं हैं। तो यही सवाल हम अब प्रमोद गोस्वामी जी से करना चाहेंगे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अमित कुमार को सुदेश महतो जैसे राजनीतिक एक तरह से कद्दावर हैं, जब 2 बार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो पूर्व विधायक को लड़ा दिया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये एक तरफा जाएगा या फिर कुछ और? देखिए धर्मेंद्र जी, चुनाव है, चुनाव के बारे में, लेकिन जो सुदेश महतो हैं वो न केवल 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, जनता में उनकी पकड़ है, वो एमपी भी रह चुके हैं, यहाँ तक मेरी जानकारी। एक बार वो एमपी भी रहे हैं, शायद तो वहां से जीते हैं। और इस बार अमित कुमार को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उतारा है, वो 1 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनके कद में और महतो के कद में बहुत फर्क है। लेकिन अब जनता भी जो है वो खाली कद के आधार पर उसको मूल्यांकन नहीं करती है। जो मैंने पहले कहा कि अब राजनीति बदली है, तो बहुत से समीकरण हुआ करते हैं, पार्टी के अपने वोट होते हैं, जाति के वोट होते हैं, अपने कद के वोट होते हैं, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि सुदेश महतो गैनिंग पोजीशन में है, उनकी वहां पर पकड़ जनता के बीच में अमित कुमार से कहीं ज्यादा है। लेकिन अब चुनाव परिणाम क्या होंगे, ये तो परिणाम आने के बाद ही कहा जा सकता है। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस बहुत समय पहले की बात है, यहाँ चंद्रभान गुप्त जी मुख्यमंत्री होते थे, वो डेड ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार, उनकी लखनऊ में बड़ी जबरदस्त पकड़ थी, उनको हरा पाना किसी के बूते का नहीं था ऐसा समझा जाता था, लेकिन वो हार गए। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी उस समय थे, और उस समय की राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं ये भी हैं कि जहाँ बैलेट बॉक्स रखे थे वो बदल गए। तो बहुत सी चीजें अब राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं कि जिसका आकलन या मूल्यांकन या उसका वो करना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो जिस पर आप सोच नहीं सकते वो हो जाती हैं, और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। तो लेकिन अगर ऐसे ग्राफ वैसे देखा जाए, अगर जो रिजन किया जाए, ऑनेस्टी किया जाए, तो निश्चित रूप से सुदेश महतो का कद बड़ा है, उनकी पकड़ बड़ी है, उनकी पकड़ अच्छी है। मुझे लगता है कि शायद महतो ये सीट अपनी निकाल लेंगे। जी राजकुमार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, माफ कीजिएगा, अनिल सिंह चौहान जी, अनिल सिंह चौहान जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो सुदेश महतो के सामने आपके सहयोगी ने प्रत्याशी उतारा है, कद उतना नहीं है,
क्या आप लोगों ने जानबूझ करके कहा है कि चलिए वॉक ओवर दे दीजिए, या कुछ और गणित है? आपने क्या सोचा? हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने तो बता दिया कि है, कद तो है, लेकिन बहुत कुछ है और भी। जी देखिए देवेंद्र जी, अभी भारतीय राजनीति में मैं इस मामले में माननीय जो हमारे विश्लेषक हैं गोस्वामी जी, उनसे सहमत हूं कि जिस तरह का दौर चल रहा है, जैसे हरियाणा के चुनाव में हम सब ने देखा कि देखिए धन बल या दूषित धर्म की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, कट्टरता, नफरत, बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैं जनता पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय लोकतंत्र में एक चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। मैंने ये देखा है कई राज्यों के चुनाव में कि 3 महीने पहले कोई और परिदृश्य रहता है, या 1 महीने पहले आप कह लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए, कि 99% एग्जिट पोल ये कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन सवाल इस बात का था कि कैसे धन बल का प्रयोग हुआ, किस तरह से सोशल मीडिया एक्टिव हुई, किस तरह से थोड़े धार्मिक द्वंद्व हुए, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जातिगत इक्वेशन भी मायने रखता है। लेकिन आज देश में जो हालात हैं उसमें धार्मिक जो उन्माद है या धर्म की अफीम चटाकर जिस तरह से कोई भी दल, मैं सिर्फ एक दल की बात नहीं करूंगा, चाहे कोई भी दल उस अफीम के माध्यम से सत्ता की कुर्सी चाहता है और बेसिक मुद्दों से जनता को भटकाना चाहता है। जैसे हमने देखा कि कई जगह कई प्रकार के प्रलोभन मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पूरी शक्ति के बाद भी उन चीजों को नहीं रोक पाता। अब नए ढंग से उपाय करने की आवश्यकता है और सख्त फिर एक टी सेशन की जरूरत है देश को, जो पारदर्शी चुनाव करा सके। इस सिस्टम को फिर सही करना होगा कि एक गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके। तो देखिए, आज ये चीजें जो इन्फ्लुएंस करती हैं, चुनाव को प्रभावित करती हैं बुरे तरीके से, उसी तरह से कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि कोई गरीब या सामान्य व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है तो कई बार इस कारण से कि जनता की सिंपैथी एकाएक चली जाती है कि साहब इसको तिकड़म नहीं आता, चलिए इसको जिता देते हैं। तो चुनाव में जो हवा है वो कई प्रकार से बदलते रहती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये कह देना कि जैसे भाई हम लोगों ने उस जमाने में भी देखा कि अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे वो छोटे से व्यक्ति से हार गए। हेमवंती नंदन बहुगुणा जैसे मजे हुए पॉलिटिशियन को हम लोगों ने अमिताभ बच्चन से चुनाव हारते देखा। तो क्या अमिताभ बच्चन तत्कालीन समय में अपने सेवा के दम पर चुनाव जीते? वो दूसरी लोकप्रियता हो सकती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत जितना हेमवंती बहुगुणा जी के बारे में पढ़ा हूं, समझा हूं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे वो, लेकिन वो अमिताभ बच्चन से चुनाव हार गए। तो देखिए, एक चुनाव की हार जीत का जो पैमाना है देवेंद्र जी, मेरा यह मानना है कि बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। कौन सी जाति, कौन सा समुदाय, कौन सा धर्म, किस प्रकार का धन बल और किस तरह से चीजों को प्रभावित करने का खेल आज भी हिंदुस्तान में चलता है, वो उस पर बहुत गहन समीक्षा की जरूरत है। और निश्चित रूप से कभी कभी चुनाव अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन कई जगह इतने दूषित होते हैं कई राज्यों में चुनाव कि महीनों में वहां के रिजल्ट को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, मैं लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए हम क्या पहल कर रहे हैं उस पर सवाल जरूर उठा रहा हूं। और खासकर जब बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उसको और पारदर्शी बनाने के लिए अगर सोचें, हम 21वीं सदी में हैं, तब भारतीय लोकतंत्र स्वस्थ होगा और हम शायद कहीं और बैठ के निष्पक्ष समीक्षा कर पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है देवेंद्र जी कि हम कुछ सीटों पर पहुंचते हैं तो हमको अलग परिदृश्य दिखता है और वहां से 30 किलोमीटर सिर्फ दूर जब हम देख पाते हैं तो हमें कुछ और परिदृश्य लगता है कि ये सीट तो ये फलाना नेता जीत रहा है। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सुदेश जी इस सीट को निकाल लें। अच्छी फाइट की सीट है। सवाल इस बात का है कि किन किन चीजों का कितना प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वहां की सीट पर यह निर्वाचन संपन्न होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, पर यह मानता हूं मैं कि देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो कई बार एक अच्छा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। मैं इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि कहां पार्टियों का कितना प्रभाव है, व्यक्तिगत इंप्रेशन कितना है, जाति समीकरण, धन बल का कितना इस्तेमाल हो रहा है। और झारखंड के मामले में स्पेशली आपके लोकप्रिय चैनल पर जरूर कहूंगा कि एक खनिज बाहुल प्रदेश है और निश्चित रूप से जिनका खनिज में बहुत विशेष
आकर्षण है जिन 1, 2, 3 उद्योगपतियों का, वो भी चुनाव को प्रभावित करेंगे। ये बट नेचुरल है। यहाँ विद्वान हमारे साथ गोस्वामी जी बैठे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो देखिए व्यापारी हैं, उनको अपना लाभ दिख रहा है, और वो इस चीज के कारण कि वहां स्टेट गवर्नमेंट उनके हिसाब से हो, तो वो भी धन बल का इस्तेमाल करते हैं चुनावों को प्रभावित करने के लिए। अगर हम स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी और एथिक की बातें करते रहे, नैतिकता की बातें करते रहे, और इस प्रैक्टिकल चीज को स्वीकार ना करें, तो शायद दर्शकों के साथ बेईमानी होगी। तो मेरा यह मानना है, देखिए, कि ये चीजें भी बहुत इन्फ्लुएंस डालती है। और कौन सी पार्टियां हैं जो सिर्फ उद्योगपतियों के धन बल पे चुनाव लड़ रही हैं, कौन है ऐसा जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, कौन है जो बेसिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये चुनाव तो जनता को और आपके लोग भी, आपके विद्वान दर्शकों को करना है। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही है। अब एक और महत्वपूर्ण सीट झारखंड की, इसमें विचित्र स्थिति पैदा हुई है, और वो सीट है बोरिया की। किसके बीच टक्कर है पहले ये बताते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। धनंजय सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से और बीजेपी से लोबिन हेब्रम चुनाव मैदान में है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोबिन 5 बार से बोरिया विधानसभा से सीट से जीतते रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। आप देखिए, ये लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए हैं, और बीजेपी ने इन्हें टिकट भी दिया है। लेकिन जो सबसे विचित्र बात है, वो विचित्र बात यह है कि जो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी धनंजय सोरेन हैं, ये भाजपा उम्मीदवार लोबिन के फोटो लगाकर वोट मांग रहे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। बड़ी विचित्र स्थिति है, यानी कि इनके फोटो पर वोट मिल जाएगा धनंजय सोरेन को। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए सबसे पहले हम अनिल सिंह चौहान जी के पास ही चलेंगे और सवाल यही पूछेंगे कि आपके जो सहयोगी हैं और जो सहयोगी के प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये बीजेपी प्रत्याशी के फोटो लगाकर वोट मांग रहे हैं, यानी कि पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं क्या कि हमारे चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, इनका फोटो लगा लो वोट मिल जाएगा। जी अनिल सिंह चौहान जी, जवाब दीजिए। सीट पर आपने बात की, देखिए लोबिन साहब पर ये पहले भी आरोप था कि ये जेएमएम से इसलिए बीजेपी में गए कि बहुत सारा कच्चा चिट्ठा इनका कुछ सेंट्रल एजेंसीज के पास चला गया था, और ये 4-5 बार के विधायक भी रहे हैं निश्चित रूप से। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो प्रत्याशी हैं वो इनकी फोटो लगाकर बता रहे हैं कि साहब ये इनकी सच्चाई है। उस पर उन लोगों ने शिकायत की है, उनके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, उनकी सच्चाई उजागर करने का प्रयास किए हैं शायद, संभवतः जो मुझे सुनने में आया। तो उसके कारण उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये हमारी फोटो क्यों लेके घूम रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जबकि उन्होंने ये डिनाई किया कि भाई हमने फोटो उनकी सच्चाई उजागर करने के लिए किया है कि वो सत्ता के लोलुप है और उनको लग रहा है कि मैंने कुछ गलतियां की। एक बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहेंगे आपको। बड़ी खबर आ रही है, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म। शाम 5 बजे तक 9 सीटों पर जो मत प्रतिशत है वो सीसामऊ में 49.3 और मंझवा में 50.40%, मीरापुर में 57.2, खैर में 46.35, फूलपुर में 43.43, कुंदरकी में 57.32% मतदान हुआ है। करहल में 32 के आसपास मतदान हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ में 49.03, मझवा में 50.41% मतदान हुआ है। ये शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। मीरापुर में 57, करहल में 53.92%, कटहरी में 56.69%, गाजियाबाद में 33.30% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में सबसे कम शुरू से ही मतदान हो रहा है, सबसे कम, सबसे ज्यादा मतदाता यही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे कम मतदान हो रहा है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 5 बजे तक के आंकड़े जो जारी किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा।
ये 5 बजे तक के आंकड़े कि उपचुनाव में जो उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें किन सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 50% मंझवा में और सीसामऊ में 49%। आप देख सकते हैं मीरापुर में 57, खैर में 46, फूलपुर में 43, करहल में 53 और 56% कटहरी में, 57% कुंदरकी में, गाजियाबाद में सबसे कम। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे ये मतदान खत्म हुआ था। जो प्रतिशत आए हैं वो आपके सामने हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और जो मेहमान हैं हमारे, अब हम जाना चाहेंगे हरेंद्र विक्रम सिंह जी के पास। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, जो फोटो वाला मामला है वो बताइए, आखिर क्यों, क्या लेकर के आप लोग गए थे कि हमारे फोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं या उनका ये विरोध कर रहे हैं? अब चौहान साहब ने बताया अपने अपने, आप भी बता दीजिए ना। चौहान साहब से प्रस्तुत करेंगे वो। असल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, उनका अपना तो कोई वजूद है नहीं। अच्छा जी, ठीक तो है। इनके चेहरे पर क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहे, इसलिए वो उनके फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। और कुल मिला के देवेंद्र जी एक विषय और रखना चाहेंगे छोटा सा जी, क्योंकि कम विषय समय मिलता है कि जब लब्बो लोआब जो मैंने देखा है चुनाव जब भी होते हैं, एक तो प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव होता है, वहां की समस्याएं जो मुद्दे होते हैं उन पर चुनाव होता है, और पार्टी, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण भूमिका अधिक करती हैं चुनाव पर। कभी कभी अब की बार सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा बीजेपी हार जाएगी, सब लोग बिल्कुल बोल रहे थे, और लोकसभा चुनाव में सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी 400 प्लस होगी, लेकिन परिणाम उल्टे आए। कारण क्या होता है कि कभी कभी एक स्टेटमेंट किसी बड़े नेता का, कि राहुल जी बोले कि धारा 370 समाप्त कर देंगे, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस के आने पर फिर से वही माहौल होगा, आतंकवादी, फिर ये सब चलता रहेगा। और आज ईश्वरी कृपा से झारखंड में के राष्ट्रीय महासचिव जी गुलाम, तो राहुल जी ने कब कहा कि 370 समाप्त कर देंगे? हरेंद्र जी ये भी बता दीजिए। आप चौहान साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, फर्जी उल्टी मैं कहां बोल रहा हूं? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कल इल्जाम लगाते, मैं कह रहा हूं कल नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि संविधान खत्म कर देंगे, तो आप चुप बैठेंगे क्या? पूछेंगे ना मेरे से, नरेंद्र मोदी जी ने कब बोला संविधान खत्म कर देंगे? चौहान साहब आपने बोला संविधान खत्म कर देंगे, जो भी आपने बोला, और आपने बोला हमने नहीं बोला भैया, आपके अरुण गोविल ने कहा, आपके 200 सांसद ने कहा, आपके केंद्रीय मंत्रियों ने 4 ने बयान दिया कि हम संविधान खत्म कर देंगे, नया संविधान ले आएंगे। अब आपको राहुल जी कान में बोल रहे हैं क्या 370 चालू कर देंगे? तो आप बेकार का हरेंद्र जी अपनी बात रखिए, किसी नेता के मुंह में अपने शब्द मत पूछिए। आपकी भावना है वोट पाने के लिए, तो आप अपने हिसाब से बोलिए। राहुल जी ने कहा, तो अगर राहुल जी ने कहा तो समय आप उस समय दिनांक को मेरे को भी बता दीजिए, इस समय इस चैनल पर या इस सभा में कहा उन्होंने, और नहीं है तो आप माफी मांग लीजिए इस चैनल पर कि भैया हमने गलत बोल दिया। हम आपको किसी को नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के प्रोपेगेंडा के आधार पर ही चुनाव लड़ती है। बेसिक मुद्दों पे आपका कोई कंसंट्रेशन है नहीं है। आप कह दीजिए कि आज मेरे साहब ने नहीं कहा कि जो आपके घुसपैठ भी हम सिलेंडर देंगे, कभी नहीं कहा। घुसपैठियों को तो आप नागरिकता देने का कानून बना रहे हैं साहब, हमने कब कहा? आपने तो स्पष्ट तौर पर नागरिकता कानून बनाया कि उसके बाद जो आया है तो भारतीय हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी घुसपैठी हो, बस मुसलमान ना हो। एक सम्मानित चैनल पे बोला कि मैंने नहीं कहा,
फिर आपके राष्ट्रीय महासचिव सभी चैनल कितना क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि मीर ने ऐसा ऐसा बोला, गुलाम मोहम्मद मीर ने। मैं एक विषय मैं जानता हूं कि घुसपैठियों को लेकर आपने कानून बनाया कि वो मुसलमान ना हो, तो हिंदुस्तान आया है तो कहीं का भी घुसपैठिया है उसको हम हिंदुस्तान बढ़ा देंगे, भले हिंदुस्तान का नागरिक कर रहा हो। चौहान साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सरकार बनाने के लिए उनका एक स्टेटमेंट दीजिए। मैं अगर मुझे न्यूज आवर ने मौका दिया और मैं ये कहूं कि अमित शाह ने कहा है कि भाई मैं मुसलमानों को सिर्फ कश्मीर में 2 सिलेंडर नहीं दूंगा, मैं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में भी दूंगा, छत्तीसगढ़ में भी 2 सिलेंडर दूंगा। देश का नागरिक नहीं चाहता कि हमारे यहाँ। मैं ये मानता हूं कि सिर्फ उन्होंने कश्मीर में कहा, तो मैं क्यों दूसरी जगह जबरदस्ती बात करूं या झूठ परोसूं उनके नाम पर, ये मेरे से नहीं होता। तो मेरा कहना है कि आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। राहुल जी के नाम पर स्टेटमेंट देंगे। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने जो भी नहीं कहा कि हमारे दोनों एक बड़ी खबर आ रही है, 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 बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक मत प्रतिशत जारी हुआ है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक। और झारखंड के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण 38 सीटों पर 67.59% मतदान हुआ है यहाँ पर शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक 9 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है अलग अलग, वो आंकड़े आपके सामने हैं। मीरापुर में 57, खैर में 46, फूलपुर में 43, कुंदरकी में 57, सबसे ज्यादा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। सीसामऊ विधानसभा पर मतदान खत्म हो चुका है। सीसामऊ विधानसभा में वीडियो पर पुलिस का संज्ञान। सीसामऊ विधानसभा में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। मतदाता पहचान पत्र चेकिंग पर 2 एसआई सस्पेंड किए गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह अवगत कराया, ट्वीट कर चुनाव आयोग को अवगत कराया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीसामऊ से, कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से 2 पुलिसकर्मी यानी कि 2 एसआई सस्पेंड किए गए हैं मतदाता पहचान पत्र चेक करने के मामले में। थोड़ा नीचे कर लो भाई, थोड़ी सी बचा। सर ये जो घटना हुई है इस पे क्या कौन सी घटना? ये भी 85 पे जो पथराव हुआ इस पे क्या कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए अभी शिकायत मिली है हम लोगों को, उनको कहा है कि इस संबंध में वो एफआईआर दे दें। एफआईआर दर्ज करके हम लोग चिन्हित करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। कैमरे वगैरह लगे उसमें? हाँ, सारी चीजें देखी जाएंगी, जो विवेचनात्मक कार्रवाई होती है उसको की जाएगी। अच्छा सर, एक दूसरे 2 दरोगा सस्पेंड हुए, उस पे क्या है? देखिए ये आरोप आया था कि कतिपय स्थानों पर वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करे थे, उसी क्रम में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अब समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सत्ता का संग्राम अभी तक जो शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है, हम ताज़ा अपडेट आपको देते रहे हैं और शाम 5 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं इसको भी हमने बताया है। लेकिन एक बात और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर पहुंच गए हैं उनका मतदान अभी होगा और उसके परसेंटेज आएंगे और ये परसेंटेज बढ़ेंगे भी। तो फिलहाल सत्ता के संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।